Hello and welcome to the online session of Cross and Climb Hisar. Today we will discuss about the second lecture of MH Set GK और इस MS Set GK में जो दूसरा लेक्चर है हमारा वो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रीएम्बल पर आधारित है। इससे पहले जो लेक्चर दिया गया है वो लेक्चर आपका जो बेसिक्स है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर दिया गया है। तो आज हम लोग जो है बात करते हैं प्रीएम्बल की, लेकिन इस लेक्चर को पूरा देखने के पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी या जो भी हमारे मॉक्स होंगे उन मॉक्स की जो है आपके पास कॉपी पहुंचती रहेगी। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बना के चलते हैं एमएस सेट के लिए। सिर्फ जेके की ही नहीं, जितने भी आपके एमएस सेट के एंट्रेंस एग्जाम में जो है सब्जेक्ट्स आते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की इसी तरीके की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, फर्दर कोई भी आपकी अगर इंक्वायरी होगी, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, आप जो एकेडमी का फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 1 एक तरह से हम लोगों की बात हो जाएगी। अगर इन केस कोई भी आपका डाउट होता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको चाहिए मटेरियल में या जो है किसी लेक्चर के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, प्रीएम्बल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रीएम्बल को पार्ट कभी माना ही नहीं जाता था। शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो उसको पार्ट नहीं माना जाता था, क्योंकि जब आप कोई भी बुक रीड करते हैं तो बुक रीड करने के पहले उसकी जो प्रस्तावना लिखी होती है, उसका जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, जो प्रीफेस लिखा हुआ आता है, उसको हम ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम प्रीफेस के बारे में पढ़ें तो हमें यह पता चल जाता है कि आगे जो भी कुछ लिखा गया है वो किस बारे में लिखा गया है। यानी एक तरह से सारांश अगर हम देखें, समरी हम देखें। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि ये बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो क्या इंट्रोडक्शन में आपकी जो अभी तक का लाइफ स्पान रहा उसके बारे में एक एक घटना बताते हैं? नहीं बताते हैं ना। लेकिन आप शॉर्ट में वो सारी चीजें बता देते हैं जिसके अनुसार मैं आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का एक जो है एक झलक देख लेता हूं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति इसका फैमिली बैकग्राउंड ये है और ये व्यक्ति अभी तक क्या कर रहा था या इसके अपने लाइफ की हॉबीज वगैरह या शौक क्या है। ठीक इसी तरीके से 13 दिसंबर 1946 यानी 13 दिसंबर 1946 को उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्पीच दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह जो हिस्टोरिकल स्पीच थी, इस स्पीच में देश कैसा है, कैसा हम बनाना चाहते हैं, लोग कैसे अपने आप को इस देश में फ्री महसूस करेंगे, ठीक है, इस देश की राजनीति, इस देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें पंडित जी ने कही थी। अब बात यह आती है कि ये जो हमारा प्रीएम्बल बना हुआ है इसका इस स्पीच से क्या लेना देना, क्योंकि मैंने अभी स्पीच की बात की, मैं बता रहा हूं आपको प्रीएम्बल के बारे में। तो इतना जान लीजिए कि ये जो स्पीच थी, इस स्पीच का एक एसेंस निकाला गया, एक सार निकाला गया, एक रस निकाला गया और उसको अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर जो प्रीएम्बल का फॉर्मेट है, ठीक है, उस चीज में ढाला गया और ढालने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद ये जो आप हमारा प्रीएम्बल देख रहे हैं, ये प्रीएम्बल आपका तैयार होता है। और आप सारे लोगों को पता होगा एनसीईआरटी की जो बुक है, मैक्सिमम बुक में आपको ये प्रीएम्बल दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, ये प्रीएम्बल ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल लिया है, ये प्रीएम्बल के का सबसे पहला जो आप कह सकते हो कि प्रश्न निकल के आएगा, भाई वो क्या निकल के आएगा कि ये प्रीएम्बल है क्या। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रीएम्बल? तो प्रीएम्बल इज नथिंग बट इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीयों के लिए या इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सारी चीजें दी गई हैं। तो सारे लोगों को पता होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। अब देखिए यहां पर अपने में ही सारी चीजें लिखी गई है। सोवरेन स्टेट है, आजादी के बाद हमारा जो स्टेट है वो सोवरेन है, यानी हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हमें अपने फैसलों पर काम करने के लिए किसी भी दूसरे देश की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्र अब आजाद है, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है हमारे देश का, जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ करता था कि हाँ चलो यहाँ के लोग तो कामकाज देख रहे हैं लेकिन जो नियम कानून होंगे वो ब्रिटेन बनाएगा। सोशलिस्ट नेचर जो है, ठीक है, ये हमारा बाद में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। किस बेस पर जोड़ा गया? इकोनॉमी को लेकर जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है। ओके, सेक्युलर है, ये भी बाद में जोड़ा गया, यानी सारे धर्मों का समान आधार होगा, समान जो है रेस्पेक्ट आदर होगा। भारत का कोई अपना, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी राज्य का, किसी भी इलाके का अपना धर्म नहीं होगा, सारे धर्मों को बराबर इज्जत दी जाएगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, यानी यहां जनता के द्वारा, यहां इलेक्शंस का प्रोविजन है, जनता के द्वारा अपने ऊपर शासन करने के लिए इलेक्शन के माध्यम से लोग चुने जाते हैं, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और अपने सिटीजन्स को क्या दे रहा है, किस चीज की सिक्योरिटी दे रहा है कि भाई आपको हर तरीके की जस्टिस मिलेगी। जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, लोकल कोर्ट, सबका जो है प्रोविजन दिया गया है। लिबर्टी देंगे तो लिबर्टी के लिए फाइनली फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी गई हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को यूज करने के लिए पहले अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। इक्वलिटी दी गई है, इक्वलिटी सरकार की जिम्मेदारी दी गई है डीपीएसपी के माध्यम से कि किस तरह से इक्वलिटी आएगी, और फंडामेंटल राइट्स में भी इक्वलिटी की बात कही गई है, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो एक भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है, ये चीज, जिससे क्या होगा कि इस राष्ट्र में यूनिटी और इंटीग्रिटी ये आएगी। अब ये जो यूनिटी इंटीग्रिटी वाला जो वर्ड है, इसमें जो इंटीग्रिटी है वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐसे वर्ड बाद में जोड़े गए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल शुरुआत में लिखा गया था वो बिल्कुल वैसा ही है इन 3 वर्ड्स के अलावा। और ये सब करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनती है वो 26 नवंबर 1949 को अपने ऊपर इस कानून को, इस संविधान को एक तरह से अडॉप्ट करती है, लागू करती है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत को भेंट करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा सा नीचे दिया गया है जहां पर ये आपके नंबर लिखे गए, नंबर में क्या लिखा गया है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट 42nd अमेंडमेंट 1946 सेक्शन 2 फॉर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। यहां पर क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट से तो यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, ये सारी चीजों को बताया गया है, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए। 42nd अमेंडमेंट कब होता है? 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बिल्कुल आपको साधारण भाषा में प्रियम्बल को समझा दिया है, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए जो पेचीदगी है, जो क्वेश्चन जहां से फ्रेम हो सकते हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे। तो देखते हैं कि यहां से क्या क्या आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रियम्बल के बारे में क्या है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के यहां पर सदस्य दिखाए गए, जिसमें बीच में आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, ठीक है, 141 दिनों के बाद जो है रीडिंग हुई है। रीडिंग होने के बाद आप देख रहे हैं कि तत्कालीन जो है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनका जो है इस पर साइन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल किताब देख रहे हैं, इस पर सारे लोगों के साइन हुए जो भी संविधान सभा में थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अब कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ठीक है। प्रियम्बल, जैसा मैंने बताया, इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंटेंट, एसेंस, आइडियल्स एंड
फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लेंड क्या है, क्यों बनाया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ विद्वानों का कहना है, ये भी कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे पालकी वाला जो बहुत बड़े लॉयर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है ये, ठीक है। आपके पास आप जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी के लिए एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपका पूरी डिटेल निकाल ली जा सकती है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है का आधार कार्ड क्या है, वो है हमारा प्रीएम्बल। वही कि मुंशी साहब कहते हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी जो एक तरह से राजनैतिक जो आपका भविष्य है, जो कुंडली है, वो क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है आपकी प्रीएम्बल, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। और ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या था कि 13 दिसंबर को जो हिस्टोरिकल स्पीच हुई थी, ठीक है, उस स्पीच को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था और इसी को मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था, कब अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा प्रीएम्बल आपका अडॉप्ट कब किया गया, जो भारतीय फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया, जो नेशनल एंथम है वो कब अडॉप्ट किया गया, वगैरह वगैरह सारी चीजों की भी डेट आपसे बड़े आसानी से, बड़े प्यार से पूछ ली जा सकती है। लेकिन जब तक आप इस सारे फैक्ट से प्यार नहीं करेंगे, आपका प्यार मुकम्मल नहीं होगा, सीधी सी बात है। और 22 जनवरी को जो है ये अडॉप्ट कर लिया गया 1947 में, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या बनता है, हमारा प्रीएम्बल बनता है। डेट ऑफ एडॉप्शन आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन संविधान के द्वारा अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। केम इनटू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। ये आपका जैसे ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, इस तरह से चीजें भी लागू कर दी जाती है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या, वी द पीपल ऑफ अथॉरिटी, यानी यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रीएम्बल की आत्मा है या प्रीएम्बल का जो बल है, जो एनर्जी है, वो कहां से ली जा रही है, वो कहां से ली जा रही है, पीपल ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव पावर फ्रॉम पीपल, नॉट पार्लियामेंट और स्टेट, यानी लोगों की यहां पर बात की गई है, जनता की बात की गई है, उनके हितों की बात की गई है। यानी अगर सिर्फ पार्लियामेंट का रूल हो, ठीक है, अपने हिसाब से लोगों को नॉमिनेट किया जाए, या राज्य के अपने जो है नियम कानून हो, तब तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है, ये है क्या, ये पीपल के लिए किया गया है, ठीक है। तो एनर्जी कहां से कॉन्स्टिट्यूशन को मिल रही है, तो लोगों से मिल रही है, लोगों की वजह से मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की वर्ड्स यहां पर देखिए क्या है, जिनका मतलब क्या है। सोवरेन का जैसे शुरुआत में मतलब बता दें, इंडिपेंडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हम अपना फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से क्या है, आजाद है। उसके बाद सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहां पर, ठीक है। पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, इसीलिए मैंने बताया था कि इकोनॉमी को लेकर यह सोशलिस्ट पैटर्न है। सिर्फ हमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना है, सिर्फ जो सरकार है वो प्रॉफिट मेकिंग यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये नहीं होगा, ठीक है। जो भी सरकार को टैक्स से पैसा मिल रहा है, अलग जो आय हो रही है, इस आय का जो पैसा है, जो जनता के द्वारा ही एक तरह से दिया गया, जनता से ही लिया गया है, उसका यूटिलाइजेशन किस में होगा, वेलफेयर के लिए किया जाएगा, ठीक है। लोगों को, ठीक है, इकोनॉमिकली साउंड रखने के लिए किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो आपका इकोनॉमी को लेकर है। उसके बाद सेक्युलर की बात करें, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, और इसके लिए क्या है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, राइट टू रिलीजन। तो ये यहां पर ब्लैंक मिलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक कैसे है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है भैया, ना कि किसी भी राजवंश की जो है पूरी आगे की लिगेसी चली आ रही है कि बाप है राजा है तो बेटा राजा बनेगा। इंपीरियलिस्टिक सिस्टम नहीं है भैया। क्या है ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है यहां पर, ओके। और उसके बाद रिपब्लिक क्या है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, नो हेरिडिटरी रूलर, यानी प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट को जो संसद है वो चुनेगी, और संसद में जो लोग बैठे उनको कौन चुनेगा,
उनको जनता चुनेगी। इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। क्यों इनडायरेक्ट होता है? क्योंकि जो एमपीज होते हैं, इलेक्टेड एमपीज, वो दोनों हाउसेस के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, लेकिन उन एमपीज को कौन चुनेगा? जनता चुनेगी आपकी। ठीक है, तो यही जनता इनडायरेक्टली किसको चूज कर रही है? प्रेसिडेंट को चूज कर रही है। तो ये चीज यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और रिपब्लिक, जैसा कि मैंने बताया, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो चीजें हैं वो बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं लेके आया हूं। आपको अभी आईएएस की तैयारी नहीं करनी है कि आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है। अभी आप बिल्कुल फैक्ट के आधार पर चीजों को तैयार करें। जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट जितना आपका तैयार होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बताता हूं कि करंट अफेयर्स हो गया या जीके हो गया या इस तरह की जो चीजें हैं, इनमें दोस्तों आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। जितनी बार रीडिंग करेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में परत दर परत वो चीज बैठती चली जाएगी। और जैसे ही आपके सामने, ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन होंगे, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यह है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप चीजों को रटे ना। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। जैसे आप मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 2-4 बार तो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप लगातार करते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका स्टैटिक जीके भी, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा याद होगा। ठीक है, रटिएगा नहीं, रटेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। तो ये इंडियन स्टेट यानी यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो वर्ण है उनके लिए लिया गया। अब एक बहुत बड़ी बात आती है और इस पर बीच बीच में विवाद भी चलता रहता है, जो सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, क्या है भाई? यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। सोशल जस्टिस, जस्टिस 3 तरह की होगी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वलिटी दे दिया गया है। स्पेशल स्कीम्स बनाई जाएंगी आपको, ताकि इससे इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए। और इक्वलिटी अगर सारे लोगों में होगी तो यहां पर सोशलिज्म की वास्तव में इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा, सोसाइटी अच्छी बनेगी आपकी। उसके बाद इकोनॉमिक क्या है? रिडक्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटीज, यानी जैसे राइट टू इक्वलिटी के तहत तो इक्वलिटी इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब्स, ये दिया गया है ना। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं किया जाएगा। आपको पूरा अधिकार है कि आप जो है टाटा अंबानी बने, रिसोर्सेस सबके लिए इक्वल है। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। राइट टू वोट क्या है आपका? ठीक है, सोर्स ये कहां से लिया गया जस्टिस का? ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। लिबर्टी का थॉट कहां से आया? ये आपका आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लिबर्टी किसकी है? आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आपको बोलने का अधिकार है, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने का अधिकार है। ठीक है, फेथ का अधिकार है, वर्शिप का अधिकार है। ठीक है, ये चीज यहां पर दी गई है। नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन, यानी इतनी आजादी नहीं है कि आप सरकार राजद्रोह करने लगे। ठीक है, आप उतना ही बोल सकते हैं जितना, या उतना ही आप जो है अपने अधिकारों का यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो दूसरे के अधिकार को ब्रीच ना करें। ठीक है, तो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सिविक क्या है? आर्टिकल 14 to 80 राइट टू इक्वलिटी के बारे में कहा बोला गया है। पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी आर्टिकल 325 एंड 326, चुनाव के माध्यम से जो है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक, आर्टिकल 39 डीपीएसपी, ये क्या कह रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंडीशन में जो भी राइट्स हैं वो राइट्स मेल हो चाहे फीमेल हो उसके बराबर रहेंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है यही चीज निकल के आई है। उसके बाद फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, ये बताया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल में क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल है। नेचर ऑफ स्टेट क्या है? ये है आपका डेमोक्रेटिक। ऑब्जेक्टिव कैसा है? ठीक है, लिबर्टी और इस तरह की जो भावनाएं हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेरित करना। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? आपको पता है। ठीक है, 22 क्या है, ये देखिए 22 जनवरी 1947 को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया
और वहीं ठीक है जब हमारा संविधान लागू होता है तो वहां पर अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, की टू इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, हमारे संविधान में क्या दिया गया है। मोरल कंपास फॉर द गवर्नेंस दिया गया है कि गवर्नेंस को किस तरह से गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है जिससे लोगों को इक्वलिटी महसूस हो, लोगों के अंदर सोशलिज्म की भावना है, नेशनलिज्म की भावना जगह किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने का जो है आदमी सोचे भी ना। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है, गाइडिंग लाइट फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी एक आम आदमी के को स्वतंत्रता देने के लिए, अधिकार देने के लिए, और सरकार के क्या दायित्व है, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये किसके लिए आपकी जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रियम्बल को पढ़ सके। आई होप इतना ही है। आगे मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स, अच्छा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इससे रिलेटेड जजमेंट पूछे जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो 3-4 और, ठीक है, लेकिन यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। जैसे बेरुबेरी यूनियन केस एक लैंड को लेकर था, 1960 का जो है एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं केशवानंद भारती के केस से कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट ऑफ प्रॉपर्टी बना दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कह दिया गया, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में क्या क्या दिया गया, इंटीग्रल पार्ट नॉट इन्फोर्सिबल। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है। तो करंट पोजीशन हम क्या बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं, तो साहब बिल्कुल पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। नॉट जस्टिसेबल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इंडिपेंडेंटली, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये बना दिया गया है। और अमेंडमेंट देखा जाए प्रियम्बल में क्या किया गया, कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एग्जांपल 42nd अमेंडमेंट 1946, इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता। तो ये चीजें इसमें दी गई है। आगे आपका फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर होगा जो मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।